हाय एवरीवन, बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रीड करेंगे और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी रीडिंग स्किल और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, सुप्रीम कोर्ट वेज एसओपी। सुप्रीम कोर्ट ने वजन डाला एसओपी पर। वे के साथ हमने एस डाल दिया और वे का मतलब होता है कोई चीज़ जब किसी पर हावी होती है, किसी चीज़ पर वजन डालना, एजर्ट करना, या फिर आप कोर्ट की भाषा में कहें तो किसी बात पर विचार करना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है किस पर? एसओपी पर। एसओपी क्या है? अगर आप नीचे पढ़ो तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब जो भी आप केसेस लगाते हो कोर्ट में तो उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रोसेसिंग का, तो उसको बोला एसओपी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसओपी पर विचार किया है फॉर अर्जेंट केसेस, जो भी आपातकालीन मुकदमे या मामले हैं तो इनके लिए, मतलब जो भी अर्जेंट केसेस होंगे तो उनकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है। और कौन से केसेस? अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले, किसको? लाइफ को एंड लिबर्टी को, जीवन और जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, तो इसको प्रभावित करने वाले जो अर्जेंट केसेस है तो इनके लिए एसओपी पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया। ये है हमारी हेडलाइन। तो पूरी न्यूज़ पढ़ना, आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, अर्जेंट केसेस कौन से हैं तो किस चीज़ की बात हो रही है। अब यहाँ पर आओ वोकैबुलरी पर। पहला, वे का मतलब होता है कोई चीज़ किसी पे हावी होती है, उसका दबदबा ज़्यादा होता है, डोमिनेंस ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो सेंस दे रहा है वो है विचार करना। सेकंड है अर्जेंट, मतलब आपातकालीन या तात्कालीन। केसेस, मामले, और अगर आप चाहते तो यहाँ पर केसेस के बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते थे। भाई कौन से केसेस? हम लिखते विच आर अफेक्टिंग लाइफ लिबर्टी, जो प्रभावित कर रहे हैं, और यहाँ पर सिंपल हिंदी निकालनी है तो प्रभावित करने वाले जीवन और लिबर्टी को। लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्रता, आज़ादी, एंड अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले या जो प्रभावित कर रहे हैं। ये थी हमारी हेडलाइन। इसके नीचे सब हेडिंग यहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मस्ट बी एक्सेसिबल एट ऑल टाइम। जो संवैधानिक उपाय है, रेमेडीज क्या होता है? उपचार, उपाय, सॉल्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन से बना कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक उपाय, संवैधानिक रेमेडी जो है मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है, तो ये रेमेडीज मस्ट बी एक्सेसिबल, ये सुलभ होनी चाहिए, ये उपलब्ध होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। एक्सेसिबल इज जिस पर आप पहुंच सको, एक्सेस क्या होता है? पहुंच, और एक्सेसिबल जिस तक पहुंचा जा सके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये संवैधानिक उपाय पहुंच में होने चाहिए, सुलभ होने चाहिए, एट ऑल टाइम, हर समय। अब ये हमारा लेसन है मस्ट का, और बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया होना। एक्सेसिबल हमारी होगी एडजेक्टिव। सेज पिटिशन, तो पिटिशन ने कहा, इसका मतलब यह कि किसी ने पिटीशन डाली है जिसमें ये बात कही गई है। और पिटीशन कौन सी? इन टॉप कोर्ट में, शीर्ष अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद सेमीकोलन डाला है न्यूज़ का सेकंड पार्ट। बेंच, ये जो पीठ है, हेडेड बाय सीजेआई कांत सेज, ये जो बेंच है इसने कहा, पीठ ने कहा, ये जजेस की पीठ होती है, 2 जजेस की, 3 जजेस की, जितनी भी होती है। तो और ये कौन सी बेंच है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कांत के द्वारा नेतृत्व की जा रही, या आप कहोगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कांत के द्वारा उसकी अध्यक्षता वाली, ये कहोगे। ठीक है, यहाँ चाहो तो आप रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते हो। अभी बेंच कौन सी? बेंच विच वॉज हेडेड बाय, जिसकी अध्यक्षता की गई, जिसका नेतृत्व किया गया बाय कांत के द्वारा। तो इस बेंच ने कहा, क्या बोला? एन एसओपी कुड बी पुट इन प्लेस। ये जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो इसको लागू किया जा सकता है। पुट इन प्लेस होता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, और ये कुड हमें संभावना बता रहा है
और SOP ऑब्जेक्ट, पुट इन प्लेस ए वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड का पैसिव कुड बी। तो SOP जो है इसको लागू किया जा सकता है टू रिड्यूस, कम करने के लिए रिस्पॉन्स टाइम को। जैसे आपने कोर्ट में केस डाला, उसकी आपको रिस्पॉन्स आ रहा है 4 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, तो जितना कम टाइम होगा वो क्या हुआ आपका लेस रिस्पॉन्स टाइम। तो जो प्रतिक्रिया का समय है, मतलब जवाब आपको जो मिल रहा है वो समय कम किया जा सके, जल्दी से जल्दी आपको जवाब मिल सके, तो इसलिए SOP को लागू किया जा सकता है रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्स टाइम को। और कौन सा रिस्पॉन्स टाइम कह रहे हैं? टू अर्जेंट रिक्वेस्ट्स, जो तत्काल अनुरोध हैं, जो जरूरी रिक्वेस्ट्स हैं फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, तो इनके लिए रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए। सिंपल। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड आप याद करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपाय। सेकंड इज एक्सेसिबल, यानी कि जिस तक पहुंचा जा सके। एट ऑल टाइम, हर समय। पिटीशन इज याचिका, गुहार। देन हेडेड बाय, किसी के द्वारा अध्यक्षता किए जाना। देन पुट इन प्लेस, लागू होना। रिस्पॉन्स टाइम, प्रतिक्रिया का समय। देन अर्जेंट रिक्वेस्ट्स, जरूरी या तत्काल या आपातकालीन अनुरोध, रिक्वेस्ट, विनती। एंड जस्टिस इज न्याय। और इसमें बाकी आई थिंक सिंपल है वर्ड्स। रिड्यूस का मतलब आपका कम करना। ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा लैंग्वेज देखकर, और अभी आपको और भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और उससे पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरी 500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस और 5000 प्लस वोकैबुलरी से इंग्लिश कंप्लीट सीख सकते हैं। और साथ में जब आपको ये ग्रामर के रूल्स आने लग जाते हैं तो उसके बाद 30 डेज का स्पीकिंग चैलेंज भी होता है। अगर आप फॉलो करेंगे तो स्पीकिंग भी इंप्रूव होगा डेफिनेटली, राइट। और बाकी आपके कोई भी डाउट होंगे आप कोर्सेज में पूछ सकते हैं। लाइफ टाइम कोर्स भी अवेलेबल है, 1 ईयर भी, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन जरूर करना। हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स में एनरोल होना। कल मैंने एक वीडियो अपडेट किया है 297, चेक कर लेना, वीडियो नंबर मेंशन है कोर्स के अंदर, ठीक है। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अभी वापस आइए फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। न्यूज़ है हमारी न्यू दिल्ली से। ये लिखी है न्यूज़ किसने? कृष्णदास राजागोपाल ने। यहाँ पर लिखा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे अग्रीड। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सहमत हो गया टू कंसीडर, विचार करने के लिए, किस पर? फ्रेमिंग अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP बनाने पर विचार करने पे ये सहमत हो गया सुप्रीम कोर्ट। और SOP कौन सा है और ऐसा क्यों किया इन्होंने? टू अलो सिटीजन्स, नागरिकों को अनुमति देने के लिए, उनको परमिशन देने के लिए। किस चीज़ की परमिशन? टू नॉक, खटखटाने के लिए। ऑन द डोर्स ऑफ द कोर्ट्स, जो न्यायालय है, अदालत है, इसके दरवाज़ों को खटखटाने के लिए, नागरिकों को अनुमति देने के लिए SOP बनाने पर विचार करने के लिए सहमत हो गए। एनी टाइम, किसी भी समय, डे और नाइट, दिन हो या रात हो। और इन केसेस, मामलों में, तो किन मामलों में कह रहे हैं? अफेक्टिंग, प्रभावित करने वाले, लाइफ एंड लिबर्टी को, जीवन और आज़ादी को अफेक्ट करने वाले केसेस में, तो ये इन्होंने किया है। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है। अब ये केसेस की बात हो रही है, भाई कौन से केसेस? हम कह रहे हैं इंक्लूडिंग, समेत, हिंदी में समेत बोलते हैं इंक्लूडिंग को, जिसमें ये सारे शामिल है। कौन कौन से? इलीगल डिटेंशंस, जो अवैध गिरफ्तारी है। डिटेंशंस होगी गिरफ्तारी, इलीगल इज अवैध, गैर कानूनी। देन इमिनेंट डिमोलिशन ऑफ होम्स, जो जल्दी से ध्वस्तीकरण है मकानों का। इमिनेंट क्या होता है? जो निकट भविष्य में, जस्ट होने ही वाला होता है, उसको बोलते हैं इमिनेंट। जैसे इमिनेंट डेंजर, जो सामने अपना खतरा दिख रहा है, उसको बोलते हैं इमिनेंट डेंजर, जो आपके करीब आ रहा है। ऐसे ही जो इमिनेंट डिमोलिशन है, डिमोलिशन होता है किसी को गिरा देना, ध्वस्तीकरण इसको बोलते हैं। तो जो जल्दी से गिरा देना है किसको? ऑफ होम्स, तो ये शामिल है। देन डिपोर्टेशंस, डिपोर्टेशंस का मतलब होता है जिसको आप बोलते हैं निर्वासन, मतलब अपने देश से किसी को यहाँ से निकाल दिया, कहीं और ही भेज दिया, डिपोर्टेशन। हिंदी में बोलते हैं निर्वासन।
देन कस्टोडियल वायलेंस, हिरासत में जो हिंसा होती है, जैसे आपको जेल के अंदर फिट करके और आपसे हिंसा की जा रही है तो कस्टोडियल वायलेंस होगी, तो ऐसे मामले। और या अदर स्टेट एक्शंस, या जो अन्य सरकारी कार्यवाहियाँ हैं, तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं, ठीक है, जो अफेक्ट करते हैं लाइफ और लिबर्टी को, तो इन चीज़ के लिए क्या किया है, SOP जो है इसको फ्रेम करने के लिए विचार करने पर ये सहमत हुआ है कोर्ट। समझ आ गया सिंपल। अब अच्छा डिसीजन है अगर ऐसा होता है तो इसमें अब हम वोकैबुलरी पर फोकस करते हैं। अग्री सहमत होना, टू कंसिडर विचार करना, देन फ्रेम SOP बनाना, देन अलो सिटीजन्स नागरिकों को आज्ञा देना, अनुमति देना, टू नॉक ऑन द डोर्स दरवाजे खटखटाना, देन एनी टाइम किसी भी समय, इन केसेस मामलों में। अब कौन से मामले आप चाहते तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, इन केसेस विच आर अफेक्टिंग, जो प्रभावित कर रहे हैं लाइफ और लिबर्टी को, जिसमें ये शामिल है। और आप चाहते तो ऐसे हिंदी भी बोल सकते हो, प्रभावित करने वाले। देन इंक्लूडिंग मतलब समेत, लिबर्टी आज़ादी स्वतंत्रता, इलीगल डिटेंशंस गैर कानूनी या अवैध, या फिर जिसको आप बोलते हो अवैध हिरासत, देन इमिनेंट निकट जो है भविष्य में जो होने वाला होता है, डिमोलिशन इज ध्वस्तीकरण, डिपोर्टेशंस निर्वासन निकाल देना देश से, कस्टोडियल इज हिरासत वाली, वायलेंस इज हिंसा, एक्शंस इज कार्यवाही। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ लिखा है अ 3 जज बेंच, 3 जजेस वाली जो पीठ है, कह रहे हैं वॉज हियरिंग, वो सुनवाई कर रही थी, अ पिटीशन एक याचिका की। और कौन सी बेंच, हेडेड बाय की अध्यक्षता वाली, या हम लगा सकते हैं विच वॉज हेडेड बाय जिसकी अध्यक्षता की गई। अब ये विच रिलेटिव प्रोनाउन ने यूज़ किया गया बेंच के लिए। भाई 3 जज वाली बेंच कौन सी, कह रहे हैं जिसका नेतृत्व किया गया, जिसकी अध्यक्षता की गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के द्वारा। तो ये जो बेंच है वॉज हियरिंग, सुनवाई कर रही थी एक याचिका की। कौन सी याचिका, अब हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं विच वॉज फाइल्ड, जो दाखिल की गई, बाय अ टॉप कोर्ट एडवोकेट, एक टॉप कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा। नाम है इनका माहेराविश रेन, इनके द्वारा। हु सैड, जिन्होंने कहा। अब हु अगेन इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है इन एडवोकेट के लिए। तो जिन्होंने क्या बोला, द कोर्ट्स कैन नॉट अफोर्ड, जो कोर्ट्स हैं वो झेल नहीं सकते हैं, टू क्लोज, बंद रहना, यानी कि वो ये कह रही हैं भी कोर्ट्स है ना बंद नहीं रह सकते हैं। तो कोर्ट्स यहाँ सब्जेक्ट हो गया, अफोर्ड यानी कि झेलना किसी चीज़ को, ये फर्स्ट फॉर्म होगी। तो जिसने कहा जो कोर्ट हैं वो बंद नहीं रह सकते हैं, बंद रहना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको खुले रहना चाहिए। स्पेशली, खास तौर पर या विशेष तौर पर, तब कह रहे हैं अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ क्रेडिबल रिपोर्ट्स, जो क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं मतलब विश्वसनीय जो रिपोर्ट्स हैं, तो इनके बैकग्राउंड में, इनकी पृष्ठभूमि में। पहले मैं आपको ये हल्का सा बता दूं, नहीं समझ में नहीं आएगा। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ, ये हमने एक लेसन भी किया हुआ है, इन द बैकड्रॉप ऑफ, वही ये मतलब है। वीडियो नंबर 275 के आसपास वीडियो नंबर होगा, चेक करना, आगे पीछे मिल जाएगा। तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर। फिर इसमें आपको देखना है ये जो क्रेडिबल है, ये वाला वर्ड है क्रेडिबल, विश्वसनीय, और रिपोर्ट्स मतलब खबरें। और कौन सी खबरें हैं, तो ये बताने के लिए ऑफ लगा रखा है। लेट नाइट अरेस्ट, देर रात की जो गिरफ्तारी है। अर्ली मॉर्निंग डिमोलिशन ड्राइव्स, सुबह सुबह जो ध्वस्तीकरण अभियान है, मतलब सुबह सुबह ही तोड़ देते हैं। एंड डिपोर्टेशन, और जो निर्वासन है, एक देश से दूसरे में भेज देना, निकाल देना। या फिर जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस है, मतलब जो प्रशासनिक कार्यवाहियाँ हैं जो सरकार के द्वारा की जाती हैं, तो अंडरटेकन जो की जाती हैं ड्यूरिंग वीकेंड्स, सप्ताहांत में, मतलब हफ्ते के अंत में, और हॉलीडेज या छुट्टियों के दौरान। तो इन शॉर्ट ये कह रहे हैं जब भाई वीकेंड होता है,
सैटरडे संडे या छुट्टी होती है कोई भी, तो इसमें क्या करते हैं ये, या तो रात को अरेस्ट कर लेते हैं, या सुबह सुबह घर तोड़ देते हैं, या देश से निकाल देते हैं, या फिर जो सरकारी कार्यवाही एग्जीक्यूटिव एक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो एक्शन है तो वो सारे जो किए जाते हैं। तो कह रहे हैं इनकी जो क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं, मतलब ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है, तो कह रहे हैं उसको देखते हुए, उसके चलते हुए, उसकी पृष्ठभूमि में, तो हम कह रहे हैं इनको देखते हुए जो कोर्ट है ना वो कैन नॉट अफोर्ड टू क्लोज, वो बंद नहीं रह सकता है। समझ में आ गया? तो अच्छी ट्रांसलेशन थी। और देखो जिसको इंग्लिश नहीं आती ना और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो गारंटी से मैं कह रहा हूँ आपके सब कुछ ऊपर से निकलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और जिसको इंग्लिश के रूल्स आते हैं ना और बेसिक वोकैबुलरी आती है, उसको मज़ा आ रहा होगा ट्रांसलेशन इसको समझने में। सो इट इज़ इंग्लिश जो होती है, याद रखना, अगर आपको इंग्लिश के सारे रूल्स आते हैं ना फिर भी आपको अगर ये समझ में नहीं आता, इसके दो कारण हैं। पहला, आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। अब रूल में तो कुछ है ही नहीं, सिंपल है। यहाँ पर आप देखोगे तो वॉज हियरिंग, ये सब्जेक्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, कुछ मुश्किल था? नहीं था। देन हु सेड, पास्ट इंडेफिनिट, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, मुश्किल था? नहीं था। देन कैन नॉट अफोर्ड, कैन का सिंपल लेसन हो गया। फिर ये हमारा अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ, ये हमारा एक कंप्लीट लेसन है। तो इसमें मुश्किल क्या है? कुछ भी नहीं है। रूल तो वही है ना जो आपको मैंने सिखाया है, A to Z वही है, उनसे बाहर मिल ही नहीं सकते हैं आपको। फिर भी अगर आपको मतलब निकालना नहीं आता, उसका कारण होता है वोकैबुलरी, और दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव नॉलेज। ठीक है? अब जैसे मान लो एक कोर्ट की लैंग्वेज चल रही है, जैसे पिटीशन होता है, एक आम बंदे को थोड़ी पता होगा पिटीशन क्या होता है, वो कोर्ट वाले जानते होंगे। तो वो एक सब्जेक्टिव नॉलेज होती है। तो सब्जेक्टिव नॉलेज पे काम करना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि वोकैबुलरी कर लिया तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज भी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है SOP, अब हमें क्या पता है SOP क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ें आपको अलग से करनी होती है और इसको सीखने के लिए खुद ही एफर्ट मारने पड़ते हैं। तो अभी वोकैबुलरी पर आ जाओ। बेंच मतलब पीठ, हेडेड बाय मतलब किसी के द्वारा अध्यक्षता किए जाना, पिटीशन इज याचिका, देन स्पेशली विशेष रूप से, लेट नाइट अरेस्ट देर रात गिरफ्तारी, डिमोलिशन इज ध्वस्तीकरण, ड्राइव मतलब अभियान, डिपोर्टेशन निर्वासन, एग्जीक्यूटिव एक्शंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो कार्यवाही होती है, और बाकी आई थिंक सिंपल है। और इसमें सीधी सी बात ये है, अब पुलिस को पता होता है सैटरडे संडे है, गिरफ्तार कर लो, 2 दिन पड़ा पड़ा जेल में सड़ेगा और वो अपना बेल का वो भी नहीं लगा सकता केस आगे। तो ऐसे ऐसे काम कर दिए जाते हैं। उनको पता है कि भाई अभी कोर्ट में जाएंगे और ये जो डिमोलिशन ड्राइव इसको रुकवा देंगे, उससे पहले ही क्या करो, सुबह सुबह ही तोड़ दो। तो ये सब करते हैं ये लोग। तो उसको देखते हुए इट्स अ गुड डिसीजन। नाउ नेक्स्ट, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, तो काफ़ी बड़ा सेंटेंस है शायद, चलो पहले पढ़ते हैं। द एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? एक तंत्र। कैसा तंत्र है? स्ट्रक्चर्ड है, मतलब एक तरह से पूरा ढांचा तैयार किया हुआ है उसका, इस तरह का। या इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यानी कि संस्थागत। इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? संस्थाएं, तो संस्थागत। तो हम कह रहे हैं मैकेनिज्म एक तंत्र। कैसा तंत्र? जो स्ट्रक्चर्ड हो और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो, संस्थागत हो। तो ऐसे मैकेनिज्म का जो एब्सेंस है मतलब कमी, लैक ऑफ। अब मैकेनिज्म तो है, मतलब केसेस तो चल रहे हैं, सुनवाई भी होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है, ऐसा तंत्र नहीं है। तो इसकी जो कमी है, एब्सेंस है, कह रहे हैं मे रिजल्ट इन, इसका परिणाम हो सकता है। और कैसा मैकेनिज्म? कह रहे हैं एंश्योरिंग, सुनिश्चित करने वाला, जो सुनिश्चित करता हो किस चीज को? कंटिन्यूस जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी, जो निरंतर न्यायिक जो पहुंच है, तो उसको सुनिश्चित करने वाला जो स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म की जो कमी है। तो कह रहे हैं मे रिजल्ट इन, इसका परिणाम हो सकता है। थोड़ा मुश्किल है मानता हूं, बट मैंने आपको बहुत इजीली बताया हुआ है। ठीक है, इन शॉर्ट कहें तो इसका मतलब है कि आपको जो निरंतर जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी आपको देता हो ऐसा मैकेनिज्म, तो उसकी जो कमी है, कह रहे हैं इसका परिणाम हो सकता है इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब अपरिवर्तनीय जो
परिणाम है तो वो हो सकते हैं इससे। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, आउटकम, दुष्परिणाम, रिजल्ट, और कैसे रिजल्ट, कैसे दुष्परिणाम, इरिवर्सिबल, जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। मान लो सुबह सुबह आपका घर तोड़ दिया, अब कोर्ट खुला नहीं था, अगर अब आप अपील डाल भी दोगे तो क्या ही फायदा, क्योंकि घर तो टूट गया ना, अब वो घर तो रिवर्स नहीं हो सकता ना। तो ऐसे इरिवर्सिबल परिणाम जो है तो ये उससे ये हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारा एब्सेंस ऑफ ये सारा का सारा सब्जेक्ट, देन में हमारी मोडाल वर्ब, रिजल्ट यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस चीज से, इस कमी से, इस तंत्र की कमी से, और कैसा तंत्र, स्ट्रक्चर्ड हो, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो, जो सुनिश्चित करता हो निरंतर न्यायिक पहुंच को, तो इसका परिणाम हो सकता है अपरिवर्तनीय परिणाम, दुष्परिणाम। और कह रहे हैं बिफोर, इससे पहले कि अफेक्टेड पर्सन आर एबल, इससे पहले कि जो प्रभावित व्यक्ति है वो समर्थ हो, टू अप्रोच, पहुंचने में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर, मतलब ये जो संवैधानिक जो अदालत है, तो इस तक पहुंचे, इससे पहले इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हो गया समझ में, मतलब समझ आया होगा अच्छे से। आगे देखो, द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, जो स्वतंत्रता की जो सुरक्षा है, कैन नॉट रिमेन डिपेंडेंट, वो निर्भर नहीं रह सकती है। ये हमारा सब्जेक्ट, देन रिमेन डिपेंडेंट, किसी पर निर्भर रहना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कैन मोडाल वर्ब। तो जो आज़ादी या स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो सुरक्षा है वो डिपेंडेंट नहीं रह सकती, निर्भर नहीं रह सकती है, अपॉन, किस पर, द टेम्पोरल बाउंड्रीज ऑफ कोर्ट स्केड्यूल्स, जो कोर्ट के स्केड्यूल्स हैं, जो भी उनका कार्य करने का जो भी समय सीमा है, तो टेम्पोरल बाउंड्रीज मतलब समय सीमाएं, किसकी, कोर्ट स्केड्यूल्स की, तो इस पर वो डिपेंड नहीं रह सकती है। क्या चीज, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। तो सिंपल था ये भी। अभी इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करो। टेम्पोरल बाउंड्रीज, समय सीमाएं। टेम्पोरल वर्ड के मैंने आपको दो मतलब बताए थे। मेरा जो दूसरा चैनल है माई स्टोरी किंगडम, उस पर एक भगवंत मान वाली वीडियो थी, आप चेक करना, इमेज भी लगा रखी होगी भगवंत मान की, इधर दोनों साइड शायद चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह, ऐसा फोटो कुछ लगा हुआ है, उसमें ये वर्ड था टेम्पोरल, और काफ़ी अच्छे वर्ड थे, उसको देख लेना, छोटा सा वीडियो है। तो उसमें टेम्पोरल था, अभी दोबारा आ रहा है। और फिर आ रहा है रिमेन डिपेंडेंट, किसी पर निर्भर रहना, देन प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, सुरक्षा, आज़ादी की सुरक्षा, टू अप्रोच इज, पहुंचना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, संवैधानिक अदालत, एंड अफेक्टेड पर्सन्स, प्रभावित व्यक्ति। तो इन शॉर्ट ये कह रहे हैं अगर प्रभावित व्यक्ति है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर पहुंचने से पहले ही ऐसे इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एब्सेंस में, किसकी, एक स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म की, जो सुनिश्चित करती हो निरंतर जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी को, फिर बोला जो प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी है ये डिपेंड नहीं रह सकती है जो कोर्ट स्केड्यूल है इसके समय सीमा पर। नाउ नेक्स्ट, इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, तो संविधान के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है संवैधानिक लोकतंत्र, तो कह रहे हैं इसमें, और कैसी डेमोक्रेसी, गवर्नड, जिसका संचालन किया जाता है बाय द रूल ऑफ लॉ, जो कानून का शासन है, रूल मतलब शासन, लॉ मतलब कानून, तो कानून के शासन द्वारा संचालित जो संवैधानिक डेमोक्रेसी है, तो कह रहे इसमें, मतलब एक ऐसी डेमोक्रेसी संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून के अकॉर्डिंग चलती हो, तो इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट फॉल साइलेंट एट नाइट, जो संविधान है वो चुप नहीं रह सकता है रात को, नॉर कैन, और ना ही, द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी अवेट द मॉर्निंग बेल ऑफ द कोर्ट, और ना ही जो प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी है वो वेट कर सकती है सुबह की कोर्ट की बेल का। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन कौन सी यूज हुई, हमारा लेसन है सो डू आई नोर डू आई, ये नेगेटिव वाला था, तो नोर डू आई, नोर कैन आई, नोर शुड आई, तो ये आपके सामने है। और कैन नॉट यहाँ पे यूज हो रहा है, फॉल साइलेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शांत रहना, तो संविधान जो है वो शांत नहीं रह सकता रात को, और ना ही जो स्वतंत्रता की सुरक्षा है वो वेट कर सकती है कब तक, मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग बेल का, कोर्ट की। तो ये किसने कहा,
मिस रेन सबमिटेड, मिस रेन ने सबमिट किया, उन्होंने कहा। नेक्स्ट इज एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक जो पहुंच है, कैन नॉट एग्जिस्ट मेरिली इन थ्योरी, कह रहे हैं जो ये न्याय तक पहुंच है, तो ये कह रहे हैं मात्र जो थ्योरी है उसमें ही अस्तित्व में नहीं हो सकती है। मतलब थ्योरी में तो आप कह रहे हो कि आपके पास न्याय है, लेकिन रियलिटी में है ही नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं जो न्याय तक पहुंच है कैन नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है मात्र थ्योरी में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो संवैधानिक उपाय हैं, मस्ट बी प्रैक्टिकली एक्सेसिबल, तो संवैधानिक उपाय जो हैं ये व्यवहारिक तौर पर एक्सेसिबल होने चाहिए, मतलब सुलभ होने चाहिए, इन तक पहुंचा जा सके ऐसे होने चाहिए। एट ऑल टाइम्स, हर समय। शी सैड, उसने कहा। नाउ वोकैबुलरी, फर्स्ट वर्ड यू हैव टू लर्न इज एक्सेस टू समथिंग, किसी चीज तक पहुंच। जस्टिस इज न्याय, मेरिली इज मात्र, एग्जिस्ट इज अस्तित्व में होना, वजूद होना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपाय, प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर, देन एक्सेसिबल जिस तक पहुंचा जा सके, एट ऑल टाइम्स हर समय। नेक्स्ट इज द बेंच नोटेड दैट, बेंच ने ये भी नोट किया, इन्होंने ये भी कहा, एन SOP कुड बी पुट इन प्लेस, जो SOP है तो इसको लागू किया जा सकता है टू रिड्यूस, कम करने के लिए, रिस्पॉन्स टाइम को, टू अर्जेंट रिक्वेस्ट, अर्जेंट जो रिक्वेस्ट हैं उनके लिए, इन केसेस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, जीवन और स्वतंत्रता के केसेस में। तो ये हमने ऊपर पढ़ा ही था, आगे देखते हैं। मे बी, शायद, अब यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमास डले हुए हैं, चीफ जस्टिस कांत नोटेड, ये कांत ने कहा, क्या बोला, मे बी शायद, द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से जो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स है, शुड कम, वो आना चाहिए, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, ऑफ सच एन अर्जेंट मेंशन, ऐसे अर्जेंट केसेस में। नाउ इसमें वोकैबुलरी, पुट इन प्लेस, लागू करना, लागू होना, नोट का मतलब यहाँ पर कहने से होता है, और रिड्यूस कम करना, रिस्पॉन्स टाइम प्रतिक्रिया का समय, अर्जेंट रिक्वेस्ट तत्काल जो विनतियाँ होती है, अनुरोध होते हैं, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, विद इन एन आवर किसी चीज़ के अंदर अंदर, देन सिंपल है। अभी लास्ट पैराग्राफ, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सैड, इन्होंने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, द प्रिपरेशन ऑफ एन SOP, जो SOP को बनाने की तैयारी है, शुड बी अंडरटेकन, वो की जानी चाहिए, शुड का पैसिव है, शुड बी, अंडरटेक होता है जिम्मेदारी लेना, तो ये की जानी चाहिए जिम्मेदारी के साथ, बाय द टॉप कोर्ट के द्वारा, ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रादर देन जुडिशियल साइड। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के काम करने के 2 तरीके हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, एक है जुडिशरी लेवल पर। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो टॉप कोर्ट है इसके द्वारा अंडरटेकन की जानी चाहिए ये SOP की प्रिपेयर्डनेस, तो इनके अंडर तैयार होनी चाहिए SOP। कह रहे हैं ऑन साइड पर, पक्ष में, मतलब किसकी तरफ से, किस लेवल पर, कह रहे हैं इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, बजाय की जुडिशियल साइड, रादर देन हो गया बजाय की, तो कह रहे हैं ये जो जुडिशियल साइड है इसकी बजाय जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, तो उस पर टॉप कोर्ट के द्वारा ये होना चाहिए। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहले देखो रादर देन का लेसन आ गया, सिंपल समझ में आया होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इज प्रशासनिक, जुडिशियल इज न्यायिक, साइड मतलब पक्ष, अंडरटेकन इज कोई काम करना, जिम्मेदारी लेना, प्रिपेयर्डनेस या प्रिपरेशन इज तैयारी, और बाकी आई थिंक सिंपल है। तो ये थी हमारी आज की एक शानदार सी न्यूज़, और उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको बहुत प्यार से समझ में आया होगा। अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। और मेरी बात मानिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ और बोलता भी रहूँगा, रूल्स के अलावा, रूल्स अगर आपको नहीं आते तो इंग्लिश कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती है। रूल्स पे आपको काम करना ही होगा, आज नहीं तो कल करना होगा। और कभी शॉर्टकट मत लो, शॉर्टकट लेने वाले को घूम कर फिर वापस आना पड़ता है। तो बेटर कि स्टार्टिंग से अच्छे से करते रहो काम अपना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।